Assalamu alaikum students. Myself is Kamran Sid Pracha and we were discussing about the cardiac activity of heart, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है हार्ट की उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने इससे पहले जो साइनो आर्टेरियल नोड है उनकी एक्टिविटी, पुरकिंजी फाइबर्स की एक्टिविटी और एवी नोड्स की एक्टिविटी जो भी है और सारी ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट जो है वो डिस्कस कर ली है। पिछले 3 लेक्चर्स में आपको वो मिल सकती हैं। अब वो जो हार्ट की एक्साइटेशन है या कंडक्शन है हार्ट में, उसके कंट्रोल की बात कर रही है। मतलब मेन कंट्रोल किसके पास है, कैसे हार्ट बीट स्टार्ट होती है और फिर किस तरह वो कंडक्ट होती है। और उससे रिलेटेड एक डिसीज़ है स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर वो जो नर्व वैगस नर्व है उसके बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह आपकी हार्ट बीट को अफेक्ट करता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए मेन चीज़ है दैट इज़ साइनस नोड, जो कि पेस मेकर के तौर पर एक्ट करेगा ऑफ द हार्ट। एंड आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह इट इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द हार्ट। ये हार्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे मौजूद होता है। जस्ट बीनीथ या थोड़ा सा लेटरल कह लें, थोड़ा सा लेटरल होगा, जहाँ पे अटैचमेंट होगी सुपीरियर वेना कैवा की, उधर मौजूद होगा। इसके बारे में आप पहले ही जानते हैं, मैं फिर से भी आपको एक दफ़ा डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। दैट इज़ एस ए नोड, साइनो आर्टरियल नोड, सुपीरियर वेना कैवा, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम के टॉप पे पोस्टीरियर लैटरल थोड़ा सा साइड पे क्या है मौजूद है। ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट in the discussion thus for the genesis and transmission of cardiac impulse through the heart, we have noted that impulse normally arise in the sinus node। कि कहते हैं पिछले जितने भी डिस्कशन है हमने ये देखा है कि जो नर्व इम्पल्स शुरू होती है, अराइज होती है, वो कहाँ से होती है, साइनस नोड से। ठीक है, मतलब हार्ट बीट का स्टार्ट उसके नर्व इम्पल्स साइनस नोड से स्टार्ट होगी। दैन उसके बाद इन सम एबनॉर्मल कंडीशन, दिस इज़ नॉट द केस कि बाद औक़ात एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो पेस मेकर साइनस नोड नहीं रह जाता है, उसके अलावा बाद औक़ात कोई दूसरा पेस मेकर भी बन सकता है। अ फ्यू अदर पार्ट्स ऑफ हार्ट कैन एग्जिबिट इंट्रिंसिक रिदमिक एक्साइटेशन, के हार्ट के कुछ दूसरे भी पोर्शन जो उनसे होते हैं, जैसे वेंट्रिकल में बाद औक़ात कंजक्शन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और वो भी नर्व इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं, बट इन एबनॉर्मल कंडीशन नॉट इन नॉर्मल। के बाद वक़्त एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि साइनो आर्टेरियल नोड के अलावा मतलब हार्ट में और भी नोड्स बनने लग पड़ते हैं, और वो क्या करते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड से ज़्यादा इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो नतीजे में वो हार्ट की बीट का कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। ठीक है जी, इन द सेम वे वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे साइनस नोड काम करते हैं फाइबर डूज, एंड दिस इज़ पर्टिकुलर ट्रू फॉर एवी नोड एंड परकंजी फाइबर। और ये अक्सर एवी नोड साइनस नोड की जगह ले लेता है, या परकंजी फाइबर में कहीं पे कंजक्शन होता है तो वो एक और पेस मेकर क्या करता है, बना देता है। एवी नोडल फाइबर्स वैन नॉट स्टिमुलेटेड फ्राम द आउटसाइड सोर्स, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एवी नोड की बात करें तो एवी नोड को जो चीज़ एक्साइट कर रही होती है वो आर्टरी, वो जो मतलब साइनो नोड से आने वाले फाइबर्स होते हैं वो उसे एक्टिवेट करते हैं। कहता है अगर फॉर एग्जांपल कि वो स्टिमुलेट ना हो साइनस नोड से, तो ये क्या करता है, डिस्चार्ज एट एन इंट्रिंसिक रिदमिक रेट, ये एक अंदरूनी रेट पैदा करने लग पड़ता है हार्ट बीट का, जिस पे ये 40 to 60 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज करता है। ठीक है, परकंजी फाइबर डिस्चार्ज एट द रेट समवेयर बिटवीन 15 to 40 टाइम्स पर मिनट। और अगर परकंजी फाइबर के पास कंट्रोल आ जाएगा या वो पेस मेकर के तौर पे काम करेंगे तो वो 15 से 40 मिनट टाइम्स पर मिनट के हिसाब से क्या करेंगे, बीट करवाएंगे। दीज रेट्स आर इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉर्मल रेट ऑफ साइनस नोड ऑफ 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। कहता है ये जो रेट्स होते हैं ये बहुत कम है साइनस नोड के, और साइनस नोड जो है वो 70 to 80 टाइम्स पर मिनट नर्व इम्पल्स क्या करता है, डिस्चार्ज करता है और हार्ट को बीट करवाता है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो साइनो आर्टरियल नोड है वो 70 से 80 दफ़ा नर्व इम्पल्स पर मिनट के हिसाब से रिलीज़ करेगा। ठीक है, और जो एवी नोड है वो 40 से 60 दफ़ा इम्पल्स डिस्चार्ज करेगा। और ये जो परकंजी फाइबर्स हैं अगर ये ख़ुद इम्पल्स डिस्चार्ज करने लग पड़े तो ये 15 से 40 दफ़ा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो एवी नोड है वो सेल्फ एक्साइटेड नहीं है।
आप देख सकते हैं ये बारीक बीच में फाइबर्स हैं ग्रीन कलर के, इन्हें कहते हैं इंटरनोडल फाइबर्स। होता क्या है कि जो इम्पल्स होती है वो साइनस नोड के अंदर क्या होता है, पैदा होती है और वहाँ से ट्रैवल करती हुई आती है इंटरनोडल फाइबर्स में और वहाँ से आ जाती है किसमें, एवी नोड्स में। देन एवी नोड्स उस इम्पल्स की वजह से खुद एक्साइटेड होता है और एक्साइट होकर वो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है जो कि 40 to 60 टाइम्स पर मिनट होती है और वो जाती है किस में, ये कह लें कि इंट्रावेंट्रिकुलर जो फाइबर्स होते हैं उनमें, ठीक है। और ये फाइबर्स एपेक्स पे पहुंचते हैं, हार्ट की टिप पे पहुंचते हैं और वहाँ पर जाके ये दो हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक फाइबर चला जाता है लेफ़्ट साइड पर और एक फाइबर आ जाता है कहाँ पर, राइट साइड पर। तो आप देख सकते हैं ये फाइबर भी आगे छोटे छोटे फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं उनमें, जिन्हें क्या कहा जाता है, परकंजी फाइबर्स। और परकंजी फाइबर फिर आगे से एक्साइट होकर 15 to 40 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और हार्ट को बीट करवाते हैं। ठीक है, तो मेन कंट्रोल यहाँ पर किसके पास है, साइनो आर्टरियल नोड के पास। ठीक है जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर एबनॉर्मल पेस मेकर की बात करूँ या एक्टोपिक पेस मेकर की बात करूँ तो ये एक डायग्राम देखें आप। यहाँ पर इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। आप देख सकते हैं कि परकंजी फाइबर इकट्ठे होकर उन्होंने एक दूसरा पेस मेकर बना दिया है। हकीकत में तो पेस मेकर ये है साइनो आर्टरियल नोड जो आगे कंट्रोल कर रहा है किसको, एवी नोड को। और लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में ये शो हो रहा है कि एक और पेस मेकर बन गया। ये पेस मेकर अक्सर कंजक्शन की वजह से बन जाता है या किसी कह लें कि एरर की वजह से बन जाता है या बाद औक़ात साइनो आर्टरियल नोड से आने वाले इम्पल्स के ब्लॉक होने की वजह से बन जाता है। अब ये अदर देन ओरिजिनल है पेस मेकर तो इसे हम कहेंगे एक्टोपिक पेस मेकर, अदर देन ओरिजिनल। ठीक है, और ये पेस मेकर अब क्या करेगा, ये साइनो आर्टरियल नोड से ज़्यादा रेट पर इम्पल्स पैदा करना शुरू करेगा जिसकी वजह से ये हार्ट की बीट को अपने कंट्रोल में ले लेगा और एक नया पेस मेकर सामने आएगा। देख सकते हैं ज़रा आप ये। Occasionally, some other parts of the heart develop a rhythmical discharge rate that is more rapid than that of sinus node। कहता है कि बाद औक़ात दिल के जो दूसरे कुछ हिस्से होते हैं वो भी नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं और उसकी स्पीड जो उनसी होती है वो 70 से 80 टाइम्स, यानी कि जो साइनो आर्टरियल नोड की स्पीड है उससे ज़्यादा हो जाती है। फॉर इंस्टेंस सम टाइम्स अक्कर इन एवी नोड्स आर इन द परकंजी फाइबर। कहता है बाद औक़ात ये एवी नोड्स में होता है या फिर किस में होता है, परकंजी फाइबर में। ठीक है ना, मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो साइनो आर्टरियल नोड है वो सबसे ज़्यादा नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं पर मिनट के हिसाब से, उससे कम एवी नोड्स और उससे कम परकंजी फाइबर्स। तो लिहाजा मेन कंट्रोल जब तक साइनो आर्टरियल नोड सबसे ज़्यादा इम्पल्स पैदा करें उनके पास है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बाद औक़ात एवी नोड या परकंजी फाइबर साइनो आर्टरियल नोड से भी ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्स पैदा करना शुरू कर देते हैं और इसके नतीजे में वो खुद हार्ट की बीट को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कहा जाता है एटोपिक पेस मेकर। ठीक है, जो एक्चुअल पेस मेकर था दैट वाज साइनो आर्टरियल नोड, अब ये जो नया बन गया इसे एक्टोपिक पेस मेकर कहेंगे। इन आइदर केस द पेस मेकर ऑफ हार्ट शिफ्टेड फ्रॉम साइनस नोड टू एवी नोड। कहता है इस केस में क्या होता है, जो पेस मेकर है या तो साइनस नोड से एवी नोड में पहुंच जाता है, ठीक है, आर टू द एक्साइटेड परकंजी फाइबर या परकंजी फाइबर के पास चला जाता है। अंडर रेयर कंडीशन अ प्लेस इन द आर्टरियल और वेंट्रिकुलर मसल डेवलप एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी बिकम पेस मेकर। कहता है कि रेयर कंडीशन में क्या होता है, एक मखसूस प्लेस होती है आर्टरियल या वेंट्रिकल के मसल्स में, ठीक है, वहाँ पर भी नोड क्या होता है, डेवलप हो जाता है, लेकिन ये रेयर केस में होता है और वो भी एक पेस मेकर के तौर पे काम करता है, तो उसे भी आप एटोपिक पेस मेकर कहेंगे। ठीक है जी। अ पेस मेकर एल्सवेयर देन द साइनस नोड इज़ कॉल्ड एटोपिक पेस मेकर, यानी कि वो पेस मेकर जो कि साइनस नोड के अलावा किसी भी जगह पर मौजूद है उसे आप क्या कहेंगे, एक्टोपिक पेस मेकर कहेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद एन एक्टोपिक पेस मेकर कॉजेज एन एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक्टोपिक पेस मेकर क्या करता है, वो सीक्वेंस को ख़राब कर देता है। मतलब एक तरफ देखें ना, हार्ट बीट जनरेट कर रहा है साइनो आर्टरियल नोड और पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है किनको, आर्टरिया को, फिर आर्टरिया एम्प्टी कर रहे हैं अपने आप को किस में, वेंट्रिकल्स में, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है वेंट्रिकल को और वेंट्रिकल एम्प्टी कर रहे हैं अपने आप को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। अब ये तरतीब चल रही है, यानी कि पहले किसने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर्टरियास ने, और उस सूरत में वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्स रहेंगे और पूरी तरह ब्लड जब वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा तो फिर आर्टरिया रिलैक्स होना शुरू करेंगे और तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।
मतलब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और आर्टरियम की कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा डिले है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाद औक़ात वेंट्रिकल में एक्टोपिक पेसमेकर बन जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल या तो पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं या तो आर्टरियम से तेज़ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हार्ट बीट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। Another cause of shift of pacemaker is the blockage of transmission of cardiac impulse from sinus node to other part of the heart। कहता है कि वो जो नया पेसमेकर है उसके बनने की वजह क्या है? उसके बनने की वजह ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो साइनस आर्टरियल नोड से इंटरनोडल फाइबर के ज़रिए जो ट्रांसमिशन आ रही है एवी नोड में और एवी नोड से आगे जा रही है परकंजी फाइबर में, वो ट्रांसमिशन किसी जगह पे ब्लॉक हो जाती है। यानी कि अब साइनो आर्टरियल नोड में ये एबिलिटी रही नहीं कि वो एवी नोड को या प्रकंजी फाइबर्स को क्या करे, एक्टिवेट कर सके, एक्साइट कर सके। तो उस सूरत में प्रकंजी फाइबर ये डिसाइड करते हैं या एवी नोड ये डिसाइड करता है कि हम खुद से इलेक्ट्रिक इम्पल्स डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके नतीजे में वो बजाते खुद एक पेसमेकर के तौर पे काम करते हैं और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। लेकिन एक लिहाज से ठीक ही है, अगर वो खुद पेसमेकर में तब्दील नहीं होंगे तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकेंगे और हार्ट बीट जो उनसे उसमें सिर्फ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी अगर वो ना शुरू करें, ठीक है। द न्यू पेस मेकर देन अकर मोस्ट फ्रिक्वेंट एट द एवी नोड और इन द पेंट्रेटिंग पोर्शन ऑफ एवी बंडल्स और इन द वे ऑफ द वेंट्रिकल्स। कहता है कि जो नया पेस मेकर है वो ज़्यादातर बनता है एवी नोड्स में या एवी नोड्स के जहाँ पर फाइबर जा रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर, या वेंट्रिकल के रस्ते में कहीं भी वेंट्रिकल्स में बन जाते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पेस मेकर इस जगह पे बन गया है, ठीक है। अब वहाँ से कंट्रक्शन किसने शुरू करनी थी? साइनो आर्टरियल नोड ने, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉकेज। तो साइनो आर्टरियल नोड सिर्फ किन को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है? आर्टरिया को, और जबकि एटोपिक पेस मेकर किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है? वेंट्रिकल्स को। और बाद औक़ात इसकी जो मतलब पेस मेकिंग होती है, इसकी स्पीड होती है, वो साइनो आर्टरियल नोड से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरियम। और हार्ट बीट बड़ी इरेगुलर सी आपको फील होती है, जैसे ब्राडिकार्डिया वगैरह में होता है, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट। क्लियर है जी? नेक्स्ट है जी स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। अब आपको इस बीमारी को समझना होगा, ठीक है। अगर आपके जहन में पहले से ये हार्ट का पूरा एक स्केच बन चुका है, साइनो आर्टरियल नोड की इंपॉर्टेंस आ गई है, एवी नोड तक उसके इम्पल्स किस तरह आते हैं वो पता चल गया है, ठीक है, तो आपको सारा कुछ पता चल गया होगा। आपको ये पता चल गया होगा कि पहले हार्ट बीट में पहले आर्टरिया को बीट करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, फिर इंटरनोडल फाइबर से मैसेज जाना चाहिए एवी नोड को, फिर एवी नोड को मैसेज मतलब इम्पल्स ट्रैवल करवानी चाहिए वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स से वो आ जाना चाहिए मतलब वेंट्रिकुलर बंडल से परकंजी फाइबर्स में, और परकंजी फाइबर्स को वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो वेंट्रिकल के मसल्स को देना चाहिए, और वेंट्रिकल के मसल्स को नतीजे में क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकी जो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्शन या नंबर ऑफ़ बीट्स है वो आर्टरिया और वेंट्रिकल की एक जितनी होती है नॉर्मल रूटीन में। बस फ़र्क ये होता है कि आर्टरिया थोड़े पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना ब्लड पहले एम्प्टी करते हैं वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये एक नॉर्मल डिले है जो कि ज़रूरी है कार्डियक साइकिल को चलाने के लिए। अच्छा, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि जो साइनो आर्टरियल नोड है वहाँ से मैसेज एवी नोड तक आना क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं, ठीक है। यानी कि साइनो आर्टरियल नोड डिस्चार्ज पैदा कर रहा है, उस डिस्चार्ज के नतीजे में ये दोनों वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इंटरनोडल फाइबर से एवी नोड तक जो डिस्चार्ज है या एक कंडक्शन है इम्पल्स की, वो क्या हो गई है? बंद हो गई है। जिसका नतीजा क्या होगा कि जो इम्पल्स हैं वो वेंट्रिकल की तरफ नहीं जाएंगी और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ देर बाद जो परकंजी फाइबर्स हैं वो बजाते खुद अपने आप को तब्दील कर लेंगे किस में? एक्टोपिक पेसमेकर में, और नतीजा क्या निकलेगा? परकंजी फाइबर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का ज़िम्मा ले लेंगे। लेकिन आप जानते हैं परकंजी फाइबर्स की जो नंबर ऑफ़ बीट्स हैं वो 15 से 40 हैं, 15 से 40 टाइम्स पर मिनट, और जो साइनो आर्टरियल नोड्स की बीट है वो है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। तो इस तरह एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो आपका हार्ट है उसके आर्टरिया तो नॉर्मल रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, बट वेंट्रिकल
उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम्स हैं, रेट है, वो क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप ब्रैडिकार्डिया के शिकार हो जाएंगे, इरेगुलर हार्ट बीट के शिकार हो जाएंगे। लेकिन सबसे मसला बड़ा क्या है, सबसे मसला बड़ा तब है जब स्ट्रोक एडम सिंड्रोम होता है, यानी कि स्ट्रोक आता है। मतलब जब फौरी तौर पे जो बीट्स हैं, इम्पल्स हैं, वो साइनो आर्टरियल नोड से एवी नोड तक आना बंद कर देती हैं, तब मसला होता है। मतलब आना बंद हो गई हैं और एक्टोपिक पेसमेकर को बनते बनते या स्टेबल होते होते 5 से 20 सेकंड लग जाते हैं। इस दौरान में क्या होता है कि आर्टरिया तो बीट कर रहे होते हैं, बट वेंट्रिकल बीट करके या कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एओर्टा में नहीं भेजते, और जिसकी वजह से एओर्टा से जो कैरोटिड आर्च से ब्रेन को ब्लड जा रहा होता है, वो ब्लड जाना बंद हो जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, वो जो पर्सन है वो फेंट हो जाता है और फेंट होकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 20 सेकंड के अंदर अंदर रिकवर हो जाए तो वो बंदे के बचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये 20 सेकंड से काम ज़्यादा आगे चला जाए तो ब्रेन जो है वो अपनी फंक्शनिंग बंद कर सकता है और बंदे की फौरी तौर पे डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम है स्ट्रोक एडम सिंड्रोम का। फिर से सुने, साइनो आर्टरियल नोड से इम्पल्स जाना एवी नोड को बंद हो जाएंगी। एवी नोड्स मतलब साइनो आर्टरी नोड से जब इम्पल्स एवी नोड तक नहीं जाएंगी तो साइनो आर्टरी नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले आर्टरिया तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, बट जो वेंट्रिकल है वो कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड की पंपिंग क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, और ये स्टॉप तकरीबन 5 to 20 सेकेंड रहेंगे। और जैसे ही पंपिंग रुकी है तो ब्रेन को ब्लड जाना बंद होगा, तो ब्रेन फौरी तौर पे क्या होगा, फेंट होने लग पड़ेगा, बंदा फेंट होकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन 20 सेकंड के बाद क्या होगा कि जो प्रकंजी फाइबर्स हैं वो ये ज़िम्मा उठा लेंगे कि हम नर्व इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन जनरेट करते हैं और जिसके नतीजे में हार्ट बीट चलाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो आर्टरिया की बीटिंग रेट है वो तेज़ है और जो वेंट्रिकल की बीटिंग रेट होगी वो 15 to 40 टाइम्स पर मिनट होगी, जिसके नतीजे में हार्ट बीट बहुत ही इरेगुलर सामने आएगी। और साथ ही अगर 5 से 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया पंपिंग रुके हुए तो बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ज़रा डिटेल पढ़ते हैं इसकी, हमारी स्लाइड्स में क्या है। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, व्हेन एवी ब्लॉक अक्कर, दैट इज़ व्हेन कार्डिक इम्पल्स फेल टू पास फ्रॉम द आर्टरिया इनटू वेंट्रिकल थ्रू एवी नोडल। ठीक है, कहता है कि वो जो एवी ब्लॉक अक्कर होता है ये कब होता है, जब कार्डिक इम्पल्स जो सी हैं वो आर्टरिया से वेंट्रिकल में जाने के काबिल नहीं रहती, किस वजह से, एवी नोडल के थ्रू नहीं आती। और बंडल सिस्टम जो उनसे होते हैं आर्टरिया के कंटिन्यू टू बीट, मतलब आर्टरिया के बंडल जो उनसे वो नॉर्मल रेट पे बीट करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ द रिदम ऑफ साइनस नोड, यानी कि 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। और साथ ही एक न्यू पेस मेकर बन जाता है जो कि परकंजी सिस्टम बनाते हैं वेंट्रिकल में, और वो ड्राइव करते हैं वेंट्रिकल मसल्स को एट अ न्यू रेट समवेयर बिटवीन 15 to 40 टाइम्स बीट्स पर मिनट। कहते हैं कि अब वो जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है वो ले लेगा पेस मेकर नए वाला परकंजी सिस्टम वाला, और लेकिन जो बीटिंग रेट होगा वो 15 से 40 बीट्स पर मिनट होगा, जो कि काफ़ी स्लो है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर सडन आफ्टर सडन ब्लॉक एवी बंडल ब्लॉक, अगर फौरी तौर पर एवी बंडल ब्लॉक मतलब स्टॉप हो जाता है, बंडल ब्लॉक हो जाता है, द परकंजिस फाइबर डज नॉट बिगेन टू इमिट इंट्रिंसिक रिदम इम्पल्स अनटिल 5 to 20 सेकेंड लेटर, बिकॉज कहता है कि जब एवी बंडल ब्लॉक होते हैं तो परकंजी फाइबर फौरी तौर पर इंट्रिंसिक रिदमिकल इम्पल्स नहीं पैदा कर सकते और तकरीबन 5 से 20 सेकंड तक वो इम्पल्स पैदा नहीं करते। एंड बिफोर द ब्लॉकेज, क्योंकि ब्लॉकेज से पहले जो परकंजी फाइबर्स हैं उन्हें ओवर ड्राइव किया गया था, यानी कि रैपिड साइनस इम्पल्स आई थी कंसिक्वेंटली और इन सप्रेस स्टेट। तो लिहाजा जो परकंजी फाइबर है चूँकि उन्हें पहले आई थी तो परकंजी फाइबर 5 से 20 सेकंड के लिए तो अपने सप्रेस स्टेज में होंगे, यानी कि उनमें पहली इम्पल्स ख़त्म ही नहीं हुई होगी। ठीक है, ताकि वो अभी अपने आप को एडजस्ट मतलब उस वक्त लिहाजा 5 से 20 सेकंड तक एडजस्ट नहीं कर सकेंगे पेस मेकर के तौर पर। तो फिर क्या होगा, ड्यूरिंग दीज 5 to 20 सेकेंड द वेंट्रिकल फेल टू पंप द ब्लड, वेंट्रिकल पंप को ब्लड को पंप नहीं करेंगे। सब पर्सन फेंट आफ्टर फर्स्ट 4 to 5 सेकेंड, कहता है पहले 4 से 5 सेकंड के बाद जो बंदा है वो क्या होगा, फेंट हो जाएगा। क्यों फेंट होगा, बिकॉज लैक ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, क्योंकि ब्लड का फ्लो क्या हो गया, ब्रेन में रुक गया है। और फिर
दिस डिले पिकअप ऑफ द हार्ट बीट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। ये जो डिलेड पिकअप है हार्ट बीट की, यानी कि हार्ट बीट का बहुत मतलब डिले से आगे चलना, ब्लड को पंप करना, ये सिचुएशन क्या कहलाती है? स्ट्रोक एडम सिंड्रोम कहलाती है। एंड इफ़ डिले पीरियड इज़ टू लॉन्ग, अगर ये डिले का पीरियड बहुत लंबा हो गया, इट कैन लीड टू डेथ, तो नतीजे में जो पेशेंट है उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर होगा होपफुली। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको नॉर्मल ईसीजी नज़र आ रही है, और ये वाली ईसीजी देखें, ये थोड़ी एबनॉर्मल सी है। इसमें क्या होगा? जो फासला है वो ज़्यादा होता जा रहा है, देख रहे हैं, और जो पी वेव्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, वो पी वेव ऊपर वाले की निस्बत क्या होती जा रही हैं? छोटी, कम, मतलब ज़्यादा फासले वाली होती जा रही हैं। और साथ ही क्यू आर एस वेव भी थोड़ी सी उनके दरमियान भी फासला क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो पेशेंट है वो क्या होगा? फेंट होगा, और फेंट होकर नीचे गिर जाएगा, और इस सिचुएशन को सिनकोप कहा जाएगा, फेंटिंग। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये साइनो आर्टरी नोड या तो स्लो हो गया या इम्पल्स से भेज ही नहीं रहा, और जो वेंट्रिकल है उन्होंने पंप करना क्या किया है? बंद किया हुआ है। ठीक है, जिसके नतीजे में ब्लड का फ्लो रुक गया है। क्लियर होगी बेटा बात? अच्छा जी, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ परकंजी फाइबर्स इन कॉजिंग सिंक्रोनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। अब सिंक्रोनियस कॉन्ट्रैक्शन से मुराद क्या है कि देखें आप कितने प्रिसाइजली जो वेंट्रिकल्स हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी तरह अपने ब्लड को डाल देते हैं, किसमें? सॉरी, वेंट्रिकल कह रहा हूँ, आर्ट्रियम। आर्ट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी तरह अपने ब्लड को डाल देते हैं, किसमें? वेंट्रिकल्स में। और फिर वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है, और जैसे उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो उसके पूरे का पूरा वेंट्रिकल का पोर्शन आपने देखा है वो आर्ट्रियम की निस्बत क्या होता है? बड़ा होता है, ज़्यादा मसल्स होते हैं, तो सारे के सारे मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो तकरीबन 0.3 सेकंड के लिए रहती है, ताकि मैक्सिमम ब्लड को पुश कर दिया जाए कहाँ पर? अपने अपनी पल्मोनरी आर्टरी और किसमें? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा वगैरह में। अब इस सारे काम में रोल क्या है परकंजी फाइबर का? तो बेटा जो मेन डिले होता है, ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में, वो डिले होने की वजह होती है इंटरनोडल फाइबर या फिर वेंट्रिकुलर बंडल्स, ये। लेकिन जैसी नर्व इम्पल्स परकंजी फाइबर्स के पास पहुंचती है, तो परकंजी फाइबर्स की ये खसूसियत है कि उस नर्व इम्पल्स को फौरी तौर पर, विद इन नो टाइम, फौरी तौर पे क्या कर देती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पूरे के पूरे वेंट्रिकल मसल्स में। यानी कि नर्व इम्पल्स ने एक दफ़ा पहुंचना है एपिक्स में, एपिक्स के बाद जैसे ही परकंजी फाइबर तक पहुंचेगी, परकंजी फाइबर उसे पहुंचा देंगे फौरी तौर पर किस पे? हार्ट पे। इस तरह डिले तो हुआ है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, बट ऐसा नहीं हुआ कि वेंट्रिकल ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया है, ऐसा नहीं हुआ। डिले हुआ है, बट जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है तो एकदम ही सारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गया। ये सारा कमाल परकंजी फाइबर की रैपिड कंडक्शन की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन द परकंजी फाइबर सिस्टम that normally cardiac impulse arrive at almost all portion of ventricles within a narrow span of time। कहते हैं कि जो परकंजी फाइबर वो क्या कहते हैं सिस्टम है, उसके डिस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो कार्डिक इम्पल्स है एकदम ही, एक वक्त ही, एक साथ ही सारे के सारे वेंट्रिकल के पोर्शन में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। एंड एक्साइटिंग द फर्स्ट वेंट्रिकुलर मसल फाइबर इज़ ओनली 0.3 to 0.6 सेकेंड अहेड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ लास्ट वेंट्रिकुलर मसल फाइबर। कहता है कि जो वेंट्रिकल के मसल फाइबर का जो मतलब पहला मसल फाइबर होता है, वो आखिरी मसल फाइबर से सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकेंड 0.03 सेकेंड के डिफरेंस पे होता है। मतलब ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि पहला मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके 0.03 सेकेंड बाद आखिरी वाला भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि 0.03 सेकेंड के बीच बीच में पूरे के पूरे वेंट्रिकल के मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। एंड दिस कॉज ऑल पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल इन बोथ वेंट्रिकल टू बिगेन कॉन्ट्रैक्ट एट ऑलमोस्ट सेम रेट। कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कॉज करवाता है कि जो वेंट्रिकल के मसल हैं दोनों वेंट्रिकल्स में, वो एक साथ ही सेम टाइम पे क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें। एंड देन कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर अबाउट अनदर 0.3 सेकेंड, और ये तकरीबन 0.3 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करते ही रहें ताकि मैक्सिमम ब्लड को आगे भेज सकें। द हार्ट इज सप्लाइड
विद बोथ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर ना ज़रा कंट्रोल आ गया नर्वस सिस्टम का, ठीक है, इसमें हेडिंग नहीं ऐड तो आप खुद ऐड कर लीजिएगा। यानी कि रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन कंट्रोलिंग हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने में क्या नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल रोल है कंट्रोल करने में? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा हार्ट बीट की जो जनरेट होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। हार्ट अपने की आपकी बीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली करवाता है। इसकी बीटिंग स्टार्ट करने के लिए किसी इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका नर्वस सिस्टम हार्ट की जो बीट है उसकी स्पीड को ज़रूर कंट्रोल कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अब सिंपथेटिक ऐसा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इन विच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर फाइट एंड फ्लाइट मोड, मीन टू से इन द स्टेट ऑफ एमरजेंसी दैट नर्वस सिस्टम विल ऑपरेट। ठीक है, आप फाइट और फ्लाइट मोड के लिए क्या होते हैं? रेडी होते हैं। भागना होता है आपने या दौड़ना होता है, इस सूरत में आपकी हार्ट बीट रेट क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि सिंपथेटिक नर्व आपके हार्ट के पास जाकर वहाँ पर अपना असर दिखाएंगे और आपकी हार्ट बीट को क्या करेंगे? तेज़ कर देंगे। अगर इसके बरक्स बात करूं तो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हेड वाला पोर्शन यानी कि क्रैनियल नर्व भी इन्वॉल्व होते हैं पैरासिम्पथेटिक में, तो वो क्या करते हैं? आपकी हार्ट बीट को स्लो डाउन करते हैं और इतना भी स्लो डाउन कर सकते हैं कि हार्ट बीट पूरी तरह ब्लॉक हो जाए। ठीक है ना? तो मतलब हम जब सो रहे हैं तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्टेट ऑफ रिलैक्स चल रहा है तो हमारी हार्ट बीट स्लो होगी। लेकिन जब हम लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई एमरजेंसी का काम कर रहे हैं, तो हमारा सिंपथेटिक स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम चल रहा होगा और हमारी हार्ट बीट क्या होगी? फास्ट होगी। देखिए ज़रा, द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम्स जिसे वैगी भी कहा जाता है आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली टू साइनोआर्टरियल नोड एंड एवी नोड and to lesser extent to the muscle of two arteria and very little directly to the ventricular muscle। कहता है कि जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका मेन जो कनेक्शन होता है वो साइनो आर्टरियल नोड से या एवी नोड से होता है, लेकिन बहुत थोड़ा वो रोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्ट इंट्रैक्शन करते हैं आर्टरियम के साथ, उनके मसल्स के साथ, या उससे भी कम। ठीक है, अपना वो क्या कहते हैं? एक्शन शो करते हैं वेंट्रिकल मसल पे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैगस नर्व हैं जो आपके ब्रेन से आ रहे हैं, क्रैनियल नर्व नेक से होते हुए, वो आपका जो क्या कहते हैं दिल है, उस दिल के दोनों नोड्स के साथ टच होंगे, जबकि डायरेक्टली मसल्स के साथ रेयरली टच होंगे। इसके बरक्स अगर बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, वो बिल्कुल उल्टा है। वो हार्ट के पूरे जो पार्ट्स होते हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड विद स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन टू वेंट्रिकल मसल। और सबसे ज़्यादा तो उसका असर किस पर होता है? वेंट्रिकल मसल वाले एरिया पर या हार्ट के दूसरे एरिया पर। तो लिहाजा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट ज़्यादा है। ये जैसे ही मतलब इम्पल्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आएगी, फौरी तौर पर हार्ट के सारे मसल्स में डायरेक्ट चली जाएगी और ये डायरेक्टली हार्ट बीट रेट को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हार्ट बीट रेट को कम करने के लिए साइनो आर्टरी नोड और एवी नोड का सहारा लेगा। वो उनसे इम्पल्स कम करके हार्ट बीट को क्या करेगा? कम करेगा। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन स्लो और इवन ब्लॉक द कार्डिक रिदम और कंडक्शन द वेंट्रिकुलर एस्केप। के मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, वैगल नर्व हैं, वो हार्ट बीट को स्लो कर सकते हैं, इवन तो पूरी तरह रिदम को ब्लॉक कर सकते हैं, कंडक्शन को रोक सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर एस्केप कहेंगे। यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व टू द हार्ट कॉज हार्मोन एसिटाइलकोलिन टू बी रिलीज्ड एट वैगल एंडिंग। के जो स्टिमुलेशन होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हार्ट तक, वैगस तक, वो क्या करती है? एक हार्मोन को सिक्रीट करवाती है जिसका नाम क्या होता है? एसिटाइलकोलिन, जो कि रिलीज़ होता है एट वैगल एंडिंग। वैगल एंडिंग से मुराद जहाँ पर वैगस नर्व आ रहे हैं। अब मेरी बात ज़रा तवज्जो सुने, ये वो हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और आपने ये नॉर्मली पढ़ा है कि कोई भी जो न्यूरॉन मसल के साथ जब जंक्शन बनाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर डालता है उसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं, एंड दैट एसिटाइलकोलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो यहाँ पर भी पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व हैं वो हार्ट के ऊपर एक न्यूरोट्रांसमीटर डाल रहे हैं जिसका नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? दिस हार्मोन हैज़ टू मेजर इफेक्ट ऑन हार्ट। इसके दो इफेक्ट हैं। नंबर वन, फर्स्ट इट डिक्रीज द रेट ऑफ रिदम ऑफ साइनस नोड, एंड सेकंड, कहता है पहले तो ये साइनस नोड के रेट ऑफ रिदम को क्या करेगा? डिक्रीज़ कर देगा, और सेकंड में क्या करेगा? इट डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ एवी जंक्शन। जो एवी जंक्शन है फाइबर्स बिटवीन आर्टरिया और मस्कुलर आर्टरी मस्कुलेचर और एवी नोड के दरमियान जो फाइबर्स हैं उनकी ट्रांसमिशन को स्लो किया जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये डायग्राम देखे ज़रा, मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, ये डायग्राम है। पहले तो ये क्या करेगा? इसकी
साइनो आर्टरी नोड की जो इम्पल्स जनरेटिंग है उसे स्लो करेगा। फिर क्या करेगा, इससे जो इंटरनोडल फाइबर से, ये देखें इंटरनोडल फाइबर इसमें नहीं बने हुए थे डायग्राम में, इसमें देखें जो इंटरनोडल फाइबर हैं उनके ऊपर भी वो हार्मोन अटैक करेगा और ट्रांसमिशन को यहाँ से भी स्लो कर देगा। यानी कि दोनों काम करके वो क्या करना चाह रहा है, एवी नोड्स तक ट्रांसमिशन को स्लो करना चाह रहा है। यानी कि साइनो आर्टरी नोड की पहले तो प्रोडक्शन ही नर्व इम्पल्स की कम हो, फिर उसके बाद क्या हो, एवी नोड्स की ट्रांसमिशन क्या हो, एवी नोड तक साइनो आर्टरी नोड की वो भी क्या हो जाए, बंद हो जाए इंटरनोडल फाइबर से। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एट ऑफ द AV जंक्शन फाइबर बिटवीन arterial muscle and AV nodes thereby slowing the transmission of cardiac impulse to the ventricle। तो लिहाजा इसके नतीजे में क्या होगा, वेंट्रिकल में कार्डिक इम्पल्स कम जाएंगे और जिसका नतीजा क्या होगा, वीक टू मॉडरेट वेगल स्टिमुलेशन स्लो द रेट ऑफ हार्ट पंपिंग। और अगर उसकी तरफ कम जाएंगे तो जो वीक या मॉडरेट जो स्टिमुलेशन है पैरासिम्पथेटिक की, ये क्या करेंगे, हार्ट की पंपिंग को स्लो कर देंगे। ऑफन टू एज लिटल एज 1/2 नॉर्मल, कहता है कि जो नॉर्मल है उसके तकरीबन आधा हो जाएगा हार्ट बीट रेट। यानी कि आप सोए हुए होंगे तो आपके हार्ट बीट रेट अगर जागते हुए 85 या इसके राउंड अबाउट है तो सोते हुए वो तकरीबन 50 या 52 के करीब होगा। एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, अगर वेगी की जो स्टिमुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, स्टॉप कर सकता है कम्प्लीटली द रिदमिकल एक्साइटेशन बाय साइनस नोड। यानी कि जो नया साइनस नोड से एक्साइटेशन आ रही है उसे एवी नोड तक आने से मुकम्मल तौर पर रोक देगा। और ये जो ब्लॉक होगा ट्रांसमिशन का कार्डियक इम्पल्स का फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल थ्रू द एवी नोड्स, कहते हैं ये जो एवी नोड की ट्रांसमिशन का ब्लॉक होगा ये आपके हार्ट को बंद कर सकता है। तो नतीजे में आपको कार्डियक अरेस्ट टाइप सिचुएशन आ सकती है। अब ज़रा देखें ये नर्वस सिस्टम, आप देख सकते हैं ये सिंपैथेटिक नर्व हैं और जो सिंपैथेटिक नर्व हैं वो हार्ट के सारे मसल्स के साथ क्या है, आके डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है यानी कि वैगी हैं वो हार्ट के सिर्फ साइनो आर्टरियल नोड या एवी नोड तक ही क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है जी बेटा, इसके साथ आपके ना ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ये कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब पिछले 3 लेक्चर और ये चौथा लेक्चर मिलाकर आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट जो है वो आप मुकम्मल पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह आज ही मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर डालूँ। आप अपने कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं। और काइंडली अगर ये चैनल अच्छा है और इसमें एनिमल फिजियोलॉजी की हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ बेटा इस चैनल को आप आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।